हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 का टेस्ट नंबर 8। इससे पहले 7 टेस्ट जो है वो हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग 8th टेस्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, वही टेस्ट आपने कर लिया होगा तो आपको मैचिंग करना है और मैचिंग करके जो है वो कमेंट के अंदर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, हाँ जी। अच्छा, एक बात और मैं दोबारा, मैंने कई बार पहले भी रिपीट किया, मैं आज दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, काफ़ी बच्चों का कल वाला जो मैंने टेस्ट दिया थोड़ा सा स्टैंडर्ड का टेस्ट था वो, और उसमें काफ़ी बच्चों के आंसर जो है वो गलत हुए और कई बच्चों के जो है किसी के 10 आए हैं 25 में से, किसी के 12 सही हुए हैं। तो काफ़ी बच्चे डिप्रेस भी हुए कि सर ये क्या हो रहा है। देखिए, ये जो टेस्ट आपको दिया गया, इस टेस्ट के अंदर मैं पता है मेरा एक्चुअल में मेरा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन सही ना हो टेस्ट के अंदर। मैं ये चाहता हूं कि आपके 25 के 25 ही जो है वो क्या हो जाए, गलत हो जाए, ताकि अभी अगर गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये तो हो कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपके सही हो जाए। क्योंकि अगर गलत हो रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट तो सीखने को मिला, कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। कल को अगर इन कॉन्सेप्ट से अगर घूम के कोई क्वेश्चन आ गया तो कम से कम वो तो गलत नहीं होगा। तो आप ये सोच के डिप्रेस मत होइए कि सर मेरे तो गलत ज्यादा हो रहे हैं, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि चलो अभी गलत हो गया तो सही है ना, अभी गलत हो गया। अगर पेपर में गलत होता तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी अगर गलत हुआ तो कम से कम ये तो मैं कर सकता हूं ना कि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते जो है मैं उसको सही कर लूंगा। एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते वो जो कॉन्सेप्ट से मैं दोबारा पढ़ लूंगा। तो आप डिप्रेस मत होइए, आप उसको पॉजिटिविटी में लेके चलें कि चलो यार अभी पता चल गया, बढ़िया है। मतलब अभी से अगर आपकी कमी अगर आपको डायग्नोज हो गई है तो वो चीज बढ़िया है। एग्जाम में जाके कमी पता चले उससे बढ़िया क्या अभी आप देख लो। ओके, हाँ जी सर। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट को। आज के टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया वो है आपका माइक्रो टीचिंग से। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके अंदर टीचर को सिखाने का काम करते हैं। ओके, तो टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाने जाएगा उससे पहले टीचर की ट्रेनिंग के लिए एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। तो बोलते हैं माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट टू द रियल क्लासरूम सेटिंग। बिल्कुल, और टीचर को हम प्रिपेयर करते हैं क्या करने के लिए, क्लासरूम के अंदर जाके पढ़ाने के लिए, उसके लिए टीचर को प्रिपेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो कैसे कैसे होता है, सबसे पहले जो है वो क्या, नॉलेज एक्वाजिशन फेज होती है, देन स्किल सिखाते हैं, एंड देन उसको क्या होता है, ट्रांसफर फेज होता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1 2 3। आगे बढ़िए, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट सिलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग के आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। सबसे पहला, टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पे। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव टीचिंग एंटेल एबिलिटी टू डेवलप द रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव टीचिंग के थ्रू आपका जो स्टूडेंट के साथ बेटर रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ये भी सही है। एंड इफेक्टिव टीचर हैज टू बी गुड सेलर ऑफ आइडिया, ऐसा नहीं होता। इफेक्टिव टीचिंग इज ऑलवेज फॉर्मल होती है, नहीं, इनफॉर्मल भी होती है। एंड इफेक्टिव टीचर हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न। इफेक्टिव टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को जो है वो क्या, लर्निंग करना सिखाता है, तो वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1 2 एंड 5। बोले तो डी। आगे बढ़े, बोलता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव मतलब जब आपने सारा का सारा टीचिंग कर दिया बच्चों का, एट द एंड में जाके जो आप टेस्ट लेते हो, उस टेस्ट को लेने के पीछे का या उस इवैल्यूएशन का मोटिव क्या होता है। तो बोलता है समेटिव इवैल्यूएशन को यूज किया जाता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। किस पर्पस के लिए आप उसको यूज करते हैं, तो उसको यूज करते हैं प्राइमरी टू सर्टिफाई द ग्रेड। ग्रेड को प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली जो हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो प्राइमरी टू सर्टिफाई करने के लिए या ग्रेडिंग करने के लिए किसको, स्टूडेंट्स को। तो समेटिव होता है एट द एंड में जाकर के। आगे, बेस्ट वे टू रिएक्ट ए रॉन्ग आंसर। अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन को पुटअप किया और बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया तो उसको डील करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, तो उसका बेस्ट वे जो है वो क्या, टू एक्सप्लेन करना व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। आप उसको जो है वो मारेंगे पीटेंगे नहीं, उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करके देना चाहिए कि आंसर जो है वो गलत क्यों है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, आपको लग रहा होगा इतना हल्का सा, लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जिसके अंदर हम चीजों को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक बता के और आपको बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या सही है। सबसे पहले बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो रिसर्च है वो डिस्क्राइब करेगी कैरेक्टरिस्टिक किसकी, पॉपुलेशन की, और फिनोमेना दैट इज बीइंग स्टडी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, दिस मेथोलॉजी, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मेथोलॉजी है, फोकस मोर ऑन व्हाट। ये फोकस करती है किसके ऊपर ज्यादा, व्हाट की क्या चीज है ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट मैटर रादर देन व्हाई। जबकि वाई के अलावा व्हाट के ऊपर इसका फोकस है थोड़ा ज्यादा रहता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। दिस शुड प्रेफरली बी ए क्वालिटेटिव। ये एक क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च होती है। ये भी बिल्कुल क्या है, सही बात है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, दिस शुड बोल रहे हैं, ठीक है। मस्ट होता तो ये गलत हो जाता, दिस शुड प्रेफरली भी, ठीक है ना। अगर मस्ट होता तो ये गलत हो जाता, ये ध्यान रखना। तो बोलता है दिस शुड प्रेफरली भी ए क्वालिटेटिव रिसर्च, बिल्कुल, क्योंकि अनस्ट्रक्चर नेचर की होती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव।
आगे बढ़ो, बोलता है इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, देखो एक होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसको बोलते हैं, और एक होता है क्वासी जो एक्सपेरिमेंटल नेचर की नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट जैसी है। ओके, एक्सपेरिमेंटल में तो क्या होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके अंदर आप क्या करते हो, मैनिपुलेशन करते हो, उसका इंपैक्ट चेक करते हो डिपेंडेंट के ऊपर, और क्वासी के अंदर भी यही होता है, बट वहां पे आपका कंट्रोल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो थोड़ा सा कम होता है, ये ध्यान रखना। तो बोलता है इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इट इज अप्लाइड इन ए सिचुएशन वेयर, सबसे पहला द रिसर्चर हैज लेस कंट्रोल, रिसर्चर का कंट्रोल कम होता है ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इन द क्लासिकल डिजाइन। पहली बात तो ये, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्लासिकल डिजाइन जो है वो मच इजियर होता है, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके बेस पर जो है वो 3 स्टेटमेंट जो आपको दी गई है वो आपको बतानी है कि किससे रिलेटेड है। सबसे पहले बोलते हैं दिस स्टेप इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। इसका आंसर जो है वो हाइपोथेसिस। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो सबसे मेन जो क्रिटिकल पार्ट है वो हाइपोथेसिस है, क्योंकि उसी को टेस्टिंग करना होता है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले बोलता है ये दिस स्टेप, ये जो स्टेप है हाइपोथेसिस को सेटअप करने का, ये बहुत ही प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। दूसरा, दीज स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डिजाइन एंड डेटा एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च जो आप हाइपोथेसिस जब आप क्रिएट करते हो तो वहां पे आप क्वेश्चन को आप फ्रेम करते हो, और वो क्वेश्चन जो है वो क्या बनता है, बेस बनता है किसके लिए, डिजाइन एंड डेटा एनालिसिस के लिए। फिर दिस स्टेप गाइड द रिसर्चर डिसीजन एज टू गो फॉर एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सम अदर ओरिएंटेशन, और इसी रिसर्च का ये जो हाइपोथेसिस का जो आपका क्वेश्चन बनता है उसी के बेस पर आप जो है वो क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा जो है रिसर्च डिजाइन को क्या करना है, यूज करना है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, हाइपोथेसिस। आगे बढ़े, द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है, पहले आपके पास हेटेरोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन है, उसको आप अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हो जिसको बोलते हैं स्ट्रेटा, फिर उसमें से रैंडमली जो है उसको आप सैंपल को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। तो बोलता है पर्पस जो होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का वो क्या होता है, इज टू मेक सर्टेन दैट फॉर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी। ये पूरी पॉपुलेशन थी, एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरी पॉपुलेशन है, इसको जो है आपने क्या किया, ये हेट्रोजीनियस है, ये पॉपुलेशन कैसे थी, हेट्रोजीनियस थी, ठीक है, और आपने इसको इसमें से जो है वो क्या किया, अलग अलग 5 जो है वो क्या बनाए, ग्रुप बनाए, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। फिर हर एक ग्रुप में से जो है वो आपने जो है वो सैंपल को क्या किया, हर एक ग्रुप में से सैंपल को क्या किया, सिलेक्ट किया, हर एक ग्रुप में से सैंपल को क्या किया, सिलेक्ट किया। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, पर्पस जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का इज टू मेक सर्टेन दैट फॉर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी, की प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कहां से, अलग अलग कैटेगरी से। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी। आगे बढ़ो, बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, किताबें भी एक पावरफुल सोर्स होती है कम्युनिकेशन का, बस बशर्ते ये कि वो इलस्ट्रेटिव नेचर की, उसके अंदर सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया हो आपका प्रॉपरली। आगे, इफ ए स्टूडेंट रेज ए हैंड टू स्पीक इन क्लास, अगर स्टूडेंट जो वो हाथ उठाता है, ठीक है, कुछ बोलने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो वो पर्सन जो किसको यूज करे, वो यूज करते हैं एम्बलम को। एम्बलम बेसिकली क्या है, एम्बलम जो है वो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं दैट कैन जनरली बी ट्रांसलेट डायरेक्टली इनटू वर्ड, जिसको जो है वो जनरली आप वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। मोस्ट पीपल विद इन ए कल्चर और ग्रुप एग्री ऑन देयर मीनिंग। एक गुड एग्जांपल जो है जैसे ओके, अगर हम ये बोलते हैं और कोई पूछता है हाँ सब ठीक, आप बोलते हो, इसका मतलब क्या, ओके, दैट मीन्स मेड द थंब या 4 फिंगर से आप जो है जब इसको आप क्या करते हो, उसको कोई एक्सप्रेशन देते हो, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एम्बलम। तो आंसर जो आएगा वो क्या, एम्बलम। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बोलता है जर्नल लाइक एंट्रीज, आपने कोई जर्नल जो है वो आपने क्या किया, पोस्ट किया, ठीक है, रिटन बाय द इंडिविजुअल एंड पोस्टेड ऑन द इंटरनेट, और उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया, दैट समटाइम्स कैन जनरेट मैनी ऑनलाइन डिस्कशन, और उसके ऊपर जो है वो क्या, ऑनलाइन डिस्कशन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं वेब ब्लॉग्स। क्या बोलते हैं, वेब ब्लॉग, मतलब वेब के ऊपर जो आपने ब्लॉग डाले हैं उसको बोलते हैं वेब ब्लॉग्स, वेब ब्लॉग्स। आगे, इफ बिलोंगिंग, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इफ बिलोंगिंग को हम बिलोंगिंग्स, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, एन है यहां पे ना, ठीक है, इफ बिलोंगिंग्स इज कोडेड एज द टेबल STFS, देन आपको लिनन को बताना है कैसे है। अब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट कोडिंग की गई है, तो इसमें आपको जो है वो देखना है क्या, BELONGINGS, इसको इस तरीके से जो है वो क्या किया गया, डिनोट किया गया। तो आपको बताना लिनन को कैसे करेंगे, तो L को कैसे किया गया, B से, तो L को B से, I को T से, IT से, N को किससे, E से, NE, E को A से, और N को E से। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, BTEAE। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है अगर ग्रीट को दिखाया गया है FQDDS, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखने में हल्का लग रहा है लेकिन हल्का सा इसमें एक ही छोटा सा पॉइंट है। बोलता है अगर ग्रीट को आपने दिखाया ये ऐसे, ग्रीट को ऐसे कोडिंग की गई है, ओके, तो आप यहां पे क्या लगाए, G-1 का जो है वो इसके अंदर जो है वो मेथड लगा, -1 करूंगा तो F, R में से 1 घटाऊंगा तो R से पहले वाला Q,
ई से पहले वाला डी, ई से पहले वाला डी, और डी टी से पहले वाला एस। अब बोलते हैं सी डबल डी ओ स्टैंड फॉर, तो सी डबल डी ओ किसके लिए है, मतलब यहां पे जो है वो क्या, ये आपको दिया गया है, जो कोडिंग जो है वो कोडिंग आपको दी गई है, तो आपको ऊपर का प्रोपोजिशन बताना है बेसिकली। तो आप प्रोपोजिशन ऊपर का बताना, तो सी जो आया होगा वो -1 घटाने के बाद आया होगा, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर +1 करके निकल जाएगा। तो सी में +1 करूंगा तो क्या डी, फिर डी में +1 करूंगा तो ई, और ओ में +1 करूंगा तो पी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डीप। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है इफ पैट PAT अगर उसको QRBCUV इस तरीके से जो है उसको क्या किया गया, डिनोट किया गया, तो आपको बताना ग्रेस को कैसे करेंगे। अब PAT को इस तरीके से बताया गया। अब P के आगे देखना एक बार क्या है, QR, तो मतलब दो वर्ड अगर मैंने यहां पे एलोकेट कर दिया, A के आगे BC, T के आगे UV, इसका मतलब जो है वो क्या हो गया, ईच लेटर हैज बीन एलोटेड द वैल्यू ऑफ द 2 लेटर, हर लेटर को जो है वो दो लेटर की वैल्यू जो है वो क्या की गई है, एलोट की गई है। तो P के आगे QR, तो अब उसी तरीके से यहां पे G के आगे HI लो जी, R के आगे ST लो जी, A के आगे BC, C के आगे DE, E के आगे FG, तो आंसर जो बनेगा वो क्या, C। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं एवरीवन इज गोइंग टू ए पार्टी, हर कोई जो है वो पार्टी के अंदर जा रहा है, यू शुड गो टू, तो आपको भी, जब सब कोई, जब हम जो है वो क्या, मतलब जब सारे एक जैसा काम करें और हम बोले कि हमको भी वैसा ही करना चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं भेड़ चाल बेसिकली, तो उसको बोलते हैं क्या, एड पॉपुलम। क्या बोलते हैं, एड पॉपुलम। एड पॉपुलम का मतलब क्या, एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी, हर कोई जो पार्टी के अंदर जा रहा है तो आपको भी जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर कोई जब एक जैसा काम करे तो आपको भी वैसा करना चाहिए, तो ये भेड़ चाल हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं एड पॉपुलम। आगे बोले, ये आपका फैलेसी है, ठीक है ना, इनफॉर्मल नेचर का। दूसरा इनफॉर्मल नेचर का फैलेसी है, इन्फ्लुएंस दिया गया, ए माउस इज एन एनिमल, बोलता है माउस एनिमल है। फिर बोलता है देयरफॉर लार्ज माउस इज ए लार्ज एनिमल, लार्ज माउस लार्ज एनिमल है। शब्दों से खेला गया, वर्ड्स जो है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। इट कमिट विच फॉर्म ऑफ द फैलेसी, तो ये किस तरीके का फैलेसी है, तो इसको बोलते हैं क्या, इक्विवोकेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवोकेशन। ओके, आगे ह्यूमन एंड एनिमल आर बोथ लिविंग, बोलते हैं ह्यूमन और एनिमल दोनों के दोनों क्या, लिविंग है, लिविंग ब्रीथिंग बींग्स, ठीक है, सांस लेने वाले जो है दोनों के दोनों, ठीक है जी। ह्यूमन हैव सिविल राइट, ह्यूमन के क्या होते हैं, सिविल राइट होते हैं। देयरफॉर एनिमल के भी सिविल राइट है। अब बोलते हैं ऊपर देखो, ऊपर रिलेशन जो मेंटेन किया गया इसको बोलते हैं एनालॉजी, मतलब सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पहले क्या बोला, बोलता है ह्यूमन और एनिमल दोनों जो है वो क्या है, लिविंग है और ब्रीदिंग है, इसलिए अब फिर बोलता है ह्यूमन के, क्योंकि ह्यूमन के जो है वो सिविल राइट है, तो इनके भी क्या होने चाहिए, सिविल राइट होने चाहिए। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, ये जो आपकी फैलेसी है इसको बोलते हैं फॉल्स एनालॉजी, जब आप सिमिलैरिटी जो है वो क्या करते हैं, गलत करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, फॉल्स एनालॉजी। ओके, हाँ जी, चलो आगे। Which one of the following represent the binary equivalent of the decimal number 23? 23 को जो है वो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 23 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसको आप कर दो, बाइनरी में आपको करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से किया तो ये 11 पे गया, एक रिमाइंडर, फिर 5 पे गया, एक रिमाइंडर, 2 पे गया, एक रिमाइंडर, और फिर 2 को 2 से करूंगा तो 1 पे गया, 0 रिमाइंडर। तो आंसर जो है वो इस तरीके से लिखते हैं 10111। चलो जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द वेब ब्राउजर, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम के अंदर। वेब ब्राउजर जो है वो कौन कौन सा है, तो ये सारे, इंटरनेट हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, आईफोन के अंदर सफारी चलता है आपका, तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर। आंसर जो आएगा वो क्या, डी। आगे, द टर्म यूज फॉर द सर्च टूल, अब ये ध्यान से सुनना, बोलता है एक टर्म जिसको इस्तेमाल करते हैं सर्च टूल के लिए। अब बच्चा यहां पे सर्च टूल आते हैं वो क्या, गूगल कर देगा, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। बोलता है The term used for the search tool that send user request to the several other search engine, जो क्या करता है, that send the user की रिक्वेस्ट भेजता है several other search engine को and database and aggregate the, और फिर इकट्ठा करता है रिजल्ट को into a single list और display them according to the source, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। क्या बोलते हैं, मेटा। जैसे अगर आपने किसी एक चीज को जो है वो इंटरनेट के ऊपर क्या किया, सर्च किया, जैसे आपने वो सर्च किया और बहुत सारी जो लिस्ट आ गई है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मेटा सर्च इंजन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन रीजन फॉर द सोलर एनर्जी कुड नॉट बिकम ए वायबल अल्टरनेटिव, सोलर एनर्जी फ्री है फिर भी कम यूज हो रहा है, वाई, उसके पीछे का रीजन क्या है बेसिकली, तो रीजन जो है सबसे पहले क्या, इट नीड कंटीन्यूअस सोलर रेडिएशन की रिक्वायरमेंट, एक तो सबसे पहला तो ये, दूसरा सोलर प्लांट के लिए स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, एंड इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ो। डिफोरेस्टेशन अगर आप करेंगे, मतलब अगर आप जो है वो जंगलों को क्या करेंगे, उसको साफ कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, तो डिफोरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा। ऐसा क्यों,
बिकॉज सबसे पहला, जो पेड़ आपने काट दिए, जो सड़ चुके हैं पेड़, डीके हो चुके हैं, तो वो रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 100, ठीक है जी, पहला। दूसरा, जो लिविंग ट्रीज हैं वो रिमूव करें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वाया फोटोसिंथेसिस, तो वो जब अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू भी वो भी क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। दूसरा, और जो बर्निंग वुड्स होंगी, जो वो मान लो जंगल में कोई बुश फायर लगी है, कुछ भी मान लीजिए, जो लकड़ियां जो आपने काटी है उसको जब आप जलाएंगे तो बर्निंग वुड्स ये रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या बोला, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जी बिल्कुल हो रहा है, रीजन तीनों के तीनों है, तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़े, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंड सेट अप द यूजीसी एंड इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ये कौन सा कमीशन है, तो इसको बोलते हैं राधा कृष्णन कमीशन। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये कमीशन जो है वो कौन सा है, राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है, 1948-49 के अंदर बना था। इसी को हम जो है वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसने रिकमेंडेशन दिया था किसका, यूजीसी का। यूजीसी के बारे में ध्यान रखना, 1945 के अंदर जो यूजीसी था वो बेसिकली पहले यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी था, और उसके बाद में जाके जो है जब उसका एक्ट पास किया गया फिर वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो करके बन गया था। तो पहले उसका नाम कमेटी था और बाद में कमीशन बना। आगे बढ़ो, और आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिपोर्ट इज टाइटल एज एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, कौन से कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको टाइटल किया गया एज ए एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये थी आपकी कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना उसको बोला गया क्या, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट बोला गया था। तो इसका ये 1964-66 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी, तो इस कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको बोला गया क्या, एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, हाँ जी, तो आंसर क्या है, बी। लो जी, आज का, कल वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि सर क्वेश्चन वो थे, आज मैंने हल्का सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो किया इस क्वेश्चंस का, ताकि आपका मोटिवेशन लेवल दोबारा से बूस्टअप हो जाए। कल मिलेंगे हमारे बढ़िया वाले क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन करके कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके, हाँ चलो इसको कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।